संसाधन और विकास। पानी पिलाया जाए। महाराज, अभी गंगा का पानी लाता हूँ। लीजिए महाराज, गंगा का शुद्ध पानी। अरे, ये गंगा का पानी है? ये तो बहुत गंदा है। हमारी गंगा मैली हो गई है क्या? ये तो बहुत चिंता की बात है महाराज। वीरभद्र, हमारे पृथ्वी पर जाने की तैयारी करो। जी जी महाराज। अरे, पृथ्वी तो पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ पर तो पहले हरियाली हुआ करती थी, बड़े बड़े पेड़, सुंदर फूल और ताजी हवा चला करती थी। नदियों में कितना पानी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ आकाश को छूती हुई इमारतें खड़ी हैं। कहीं न खत्म होने वाली सड़कें, इस पर तेज गति से चलते बड़े बड़े वाहन, वायु को दूषित करते हुए पेट्रोल के धुएं। अरे, कितनी प्रदूषित हो चुकी है पृथ्वी। ये सब कैसे हुआ? महाराज, ये सारे मानव निर्मित संसाधन हैं। संसाधन? कैसे संसाधन? संसाधन वे वस्तुएं एवं संपदा जिनका उपयोग मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों की विशेषताएं। पहला, उनकी भारी उपयोगिता है। दूसरा, संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तीसरा, ये उपयोगी वस्तुएं बनाने में हमारी मदद करते हैं। चौथा, संसाधनों को उपयोगी बनाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। और पांचवा, संसाधनों की उपयोगिता अथवा उनका प्रयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ बदलता रहता है। संसाधनों के प्रकार। संसाधनों को कई प्रकार से बांटा गया है, जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। प्राकृतिक संसाधन भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और खनिज प्रकृति के उपहार हैं। इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। भूमि, जल और मृदा अजैविक संसाधन है। वन और जीव जंतु जैविक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन जिनका निर्माण मानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे भवन, सड़क, मशीनें, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, स्मारक, चित्रकलाएं एवं सामाजिक संस्थाएं आदि। तो ये सारे संसाधन मानव के लिए आवश्यक हैं। हाँ महाराज, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन न केवल मानव जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक भी हैं। प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए मनुष्य ने अपनी बुद्धि, विवेक और कुशलताएं एवं स्वास्थ्य जैसे गुणों को उपयोग कर इन संसाधनों को कारगर बनाया है। मानव ने अपनी बुद्धि से बहुत विकास किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है वीरभद्र। वीरभद्र, ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या है? क्या है इनकी परिभाषाएं? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका निर्माण एक निश्चित समय में अपने आप हो जाता है, अर्थात जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं,
नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं और समाप्त हो जाने के बाद दोबारा नहीं बनाए जा सकते, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वीरभद्र, मुझे ये बताओ, संसाधनों का विकास कैसे हुआ? संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए कई आवश्यक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिनसे संसाधनों का विकास होता है। संसाधनों का विकास अथवा उपयोग करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए महाराज। संसाधन विकास। पहला, संसाधनों की प्रकृति, प्रकार और निक्षेपों के भंडार। दूसरा, यदि भंडार सीमित हैं, तो हमें उनकी कुछ मात्रा भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। तीसरा, महासागर जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जलवायु जैसे संसाधनों का दुरुपयोग न हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। चौथा, पक्षियों और पशुओं को भी मानव शोषण से संरक्षित करना चाहिए। पांचवा, जब हम भूमि का उपयोग कृषि के लिए करते हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि भूमि की उर्वरता बनी रहे। छठा, लोहा, टिन, तांबा, सोना और चांदी समाप्त होने वाले संसाधन हैं, परंतु इनका पुनः उपयोग हो सकता है। अतः इनके पुनः उपयोग और पुनः चक्रण पर बल देना चाहिए। वाह वाह वीरभद्र, वाह! ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। अगर मानव को इन सब बातों का पता चल जाए, तो वे अपने विकास में और बढ़ोतरी कर सकते हैं। वीरभद्र, संसाधन का विकास तो हम जान गए, लेकिन संसाधन नियोजन की आवश्यकता के बारे में हमें कुछ बताओ। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक अथवा कौशल को संसाधन नियोजन कहते हैं। अच्छा, महाराज, इसके भी 3 स्तर हैं। 3 स्तर? वो कैसे? हाँ, पहला, संसाधनों के अन्वेषण की तैयारी। इस स्तर पर सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों की विशेषताओं और गुणों का पता लगाया जाता है। दूसरा, विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन। इस स्तर पर संसाधनों का मूल्यांकन प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। तीसरा, संसाधनों के शोषण की योजना। इस स्तर पर कार्य योजना बनाया जाता है, जिसमें संसाधनों के उपयोग और पुनः उपयोग पर बल दिया जाता है। वाह वाह वीरभद्र, वाह! ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। अगर मानव को इन सब बातों का पता चल जाए, तो वे अपने विकास में और बढ़ोतरी कर सकते हैं। वीरभद्र, संसाधन का विकास तो हम जान गए। वाह! अगर मानव इन नियोजनों का उपयोग करे, तो इससे लाभ उठा सकता है। हाँ महाराज, मैं अब आपको संसाधनों के संरक्षण के बारे में बताता हूँ। संसाधनों के संरक्षण के बारे में जल्दी बताओ। संसाधनों का संरक्षण। मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को संरक्षण कहते हैं। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। संसाधन सीमित हैं। भावी पीढ़ी की आवश्यकता और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संसाधन
हमारे पर्यावरण के अंग हैं। पर्यावरण के संतुलन के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। विगत में हमने बिना सोचे समझे अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनका अंधाधुंध उपयोग किया है। वीरभद्र, क्या कहा तुमने? संसाधन सीमित है? हाँ महाराज, किंतु विगत में मनुष्यों ने बिना सोचे समझे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनका अंधाधुंध उपयोग किया है। ये तो मनुष्यों ने अपने लिए बहुत गलत किया। अगर आज भी मनुष्यों को इन बातों की समझ हो जाए तो वे अपने भावी जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा महाराज। संसाधन हमारे पर्यावरण के अंग हैं और पर्यावरण के संतुलन के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। हाँ, मानव को ये समझना चाहिए कि पर्यावरण ही हमारी अमूल्य संपत्ति है और इसको बचाने के लिए उन्हें हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। वीरभद्र, हमें इसकी संपूर्ण जानकारी दो। मुझे भूमि संसाधन के बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही है। भारत की विशालता और विविधता उसका सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत का लगभग 43% भाग मैदानी है, लगभग 30% क्षेत्र पर्वतीय है एवं 27% भाग पर पठारों का विस्तार है। भूमि का मूल्य उसकी उर्वरता या उसकी उत्पादकता से निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब भारत का अधिकतर भाग मैदानी है? अभी बताता हूं महाराज। हाँ महाराज, पृथ्वी की भूपर पट्टी की सबसे ऊपरी परत जो महीन विखंडित शैल चूर्ण से बनी है और पौधों के लिए उपयोगी है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। अच्छा, तो ये है मृदा या मिट्टी की परिभाषा। हाँ महाराज, मिट्टी कृषि के लिए मूलभूत संसाधन है। इसमें जैविक और अजैविक दोनों ही तत्वों का समावेश है। ये बताओ वीरभद्र, मृदा के निर्माण में किन किन कारकों का योगदान है? महाराज, मृदा के निर्माण और उसकी उर्वरता के विकास में कई कारकों का योगदान है। इनमें शैलों, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय स्थलाकृति और समय की लंबी अवधि महत्वपूर्ण कारक हैं। मृदा का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जाता है। भारतीय मिट्टियों को निम्नलिखित 6 वर्गों में बांटा गया है। 6 वर्गों में बांटा गया है? मैं कुछ समझा नहीं वीरभद्र। मुझे 6 प्रकार की मिट्टियों के बारे में संपूर्ण जानकारी दो। हाँ महाराज, अभी बताता हूँ। जलोढ़ मिट्टियाँ। जलोढ़ मिट्टियाँ भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये मुख्यतः उत्तरी मैदानों, तटीय मैदानों तथा छत्तीसगढ़ बेसिन में पाई जाती हैं। महाराज, जलोढ़ मिट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं, खादर और बांगर। खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टियों को खादर कहते हैं और ये मिट्टियाँ नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये बलुई और रंग में हल्की होती हैं। अच्छा, चलो अब दूसरी मिट्टी के बारे में जानकारी दो। ये काली मिट्टियां हैं जो मुख्यतः महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में काली मिट्टी सामान्यतः गहरी होती है। काली मिट्टी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पाई जाती है। इन क्षेत्रों की मिट्टी कायांतरित शैलों से बनी है और कम गहरी है। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं महाराज। इन मिट्टियों में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं। नदी घाटियों में ये अधिक उपजाऊ है, परंतु ऊंचे भागों में कम उपजाऊ है। वीरभद्र, ये बताओ कि ये मिट्टी किस किस चीज की खेती के लिए उपयुक्त होती है? यह मिट्टी
कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। महाराज, अब मैं आपको लाल मिट्टी के बारे में जानकारी देता हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ, मुझे सारी मिट्टी के बारे में जानकारी लेनी है। लाल मिट्टियां आग्नेय और कायांतरित शैलों के क्षेत्रों में अपक्षय के कारण विकसित होती हैं। लौह अंश के कारण इन मिट्टियों का रंग लाल होता है। ये मिट्टियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं वीरभद्र? ये मिट्टियां तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के भागों में पाई जाती हैं और बहुत सरंध्र और उपजाऊ होती हैं। महाराज, अब मैं आपको लैटेराइट मिट्टियों के बारे में बताता हूँ। लैटेराइट? ये कौन सी मिट्टी होती है? इन मिट्टियों में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। लाल बलुआ पत्थर की बजरी और चीका से निर्मित होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें चीका का अंश कम तथा बजरी का अंश अधिक होता है। ये मिट्टियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं वीरभद्र? ये मिट्टियां दक्कन की पहाड़ियों, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और असम एवं मेघालय के कुछ भागों में पाई जाती हैं। और पांचवी मिट्टी कौन सी है? महाराज, मैं आपको अब पर्वतीय मिट्टियों के बारे में बताता हूँ। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी श्रेणियों, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी श्रेणियों, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। वीरभद्र, अब छठी मिट्टी के बारे में हमें कुछ बताओ। ये मिट्टी कौन सी है और कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये देखिए महाराज, इसे मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है। ये मिट्टियां राजस्थान, पंजाब व हरियाणा के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये मिट्टियां रेतीली होती हैं, जिनका उपयोग सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टियों में घुलनशील नमक की अधिकता एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। ये थी हमारे 6 प्रकार की मिट्टियों की जानकारी, और ये सारी मिट्टियां हमारे भारत में पाई जाती हैं। महाराज, हमें भी बताओ मृदा अपरदन के बारे में। क्या होता है मृदा अपरदन? महाराज, मृदा अपरदन की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटना मृदा अपरदन कहलाता है। महाराज, इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है अवनालिका अपरदन। जब वर्षा का जल मिट्टी को कुछ गहराई तक काट देती है तो धरातल में कई फुट गहरे खड्डे बन जाते हैं। इस प्रकार के अपरदन को अवनालिका अपरदन कहते हैं। इस प्रकार से बनी भूमि को उत्खात भूमि भी कहते हैं। चंबल भूमि में इस प्रकार की बनी भूमि को बीहड़ या खड्ड कहते हैं। दूसरा परत अपरदन कहा जाता है। जब भारी वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है तो इसे भूमि का परत अपरदन कहते हैं। तीसरा वायु अपरदन कहलाती है, जो शुष्क क्षेत्र विशेषकर
मरुस्थलों में होती है। पवन मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ाकर दूसरे क्षेत्रों में जमा कर देती है। इसे वायु अपर्दन कहते हैं। और पता है महाराज, मृदा अपर्दन के प्रभाव से भूमि कृषि के लिए अनुपयोगी हो जाती है, जिससे किसान फसल उगाने से वंचित रह जाते हैं और उनकी संपन्नता प्रभावित होती है। अरे हाँ, इन उपायों को अपना के किसान अपनी खेती को आगे बढ़ा सकता है और ज्यादा से ज्यादा अनाज उगा सकते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। पहला, प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रवाह की तीव्रता को कम करने के लिए छोटी छोटी बंधिकाएं बनाना। दूसरा, वृक्षारोपण। तीसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती कर। चौथा, पशुओं की चराई पर नियंत्रण किया जाए। पांचवा, उच्चावच जुताई यानी कॉन्टोर प्लविंग की विधि अपनाना। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें केवल 93% क्षेत्र के भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। इसका 46% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, 22% भाग पर वनों का विस्तार है, 8% परती भूमि है, 5% बंजर भूमि है, 4% पर स्थायी चारागाह एवं 1% भाग पर बाग है। शेष 14% भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 16% से अधिक भाग पर वर्ष में एक से अधिक बार फसलें उगाई जाती हैं एवं शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिरूप एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। 8% परती भूमि है, जिस पर 2-3 वर्ष में एक बार ही खेती हो पाती है। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि का अनुपात कम होने के कारण कृषि भूमि पर पशु संख्या का भारी दबाव स्पष्ट दिखाई देता है। महाराज वीरभद्र, ये देख कर बताओ, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिरूप भिन्न भिन्न राज्यों में क्या है? हाँ महाराज, पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जहाँ 80% है, वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम है। महाराज, यहाँ पर तो भूशरण के बारे में भी जानकारी दी गई है। भूशरण ये क्या है? प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों द्वारा भूमि का कृषि के लिए अनुपयोगी होना भूशरण कहलाता है। तो ये भूशरण होने का कारण तो कुछ होगा। हाँ महाराज, इसके निम्नलिखित कारण होते हैं, जैसे पशुओं द्वारा अति चराई, वनों की कटाई एवं लापरवाही युक्त प्रबंधन, पृष्ठीय खनन, खनिज संसाधित प्रक्रियाएं, औद्योगिक निस्राव और कूड़ा कचरा। अच्छा, तो इसे रोकने का कोई उपाय बताओ। अगर पशुओं द्वारा अति चराई को नियंत्रित किया जाए, बंजर भूमियों का उचित प्रबंधन करके खनन क्रियाओं पर नियंत्रण, औद्योगिक निस्रावों और कूड़ा कचरा का उपचार के बाद सही निकासी और निपटान करके एवं कांटेदार झाड़ियां उगाकर बालू के टिब्बों को स्थिर किया जाए तो भूशरण कम हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इन सब उपायों को अपनाकर भूशरण को नियंत्रित किया जा सकता है। अवश्य महाराज।